Hello everyone, welcome to Fireshock. Can somebody please confirm कि मेरी आवाज आ रही है एंड मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू। सो वेलकम टू फायरशॉक एंड हम लोग यहाँ पे एक वर्कशॉप कर रहे हैं। जो वर्कशॉप हम लोग को एक इंट्रोडक्शन देगी एंड हम लोग 5 डेज वर्कशॉप करने वाले हैं जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे साइबर सिक्योरिटी को लेके, जिसके अंत में आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। और स्पेसिफिकली हम लोग फोकस रखने वाले एथिकल हैकिंग के ऊपर, राइट? तो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये फायरशॉक हमारी कंपनी है जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी देती है, वायरलेस सिक्योरिटी असेसमेंट देती है, टेक्नोलॉजिकल कोर्स ट्रेनिंग्स देती है, क्लाउड सर्विसेज देती है, पेन टेस्टिंग करती है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करती है, बहुत सारा काम करती है। मतलब बेसिकली अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करोगे तो जितने भी आपके डोमेन इसमें निकल के आएंगे, फायरशॉक हर जगह उसमें इन्वॉल्व रहेगी। तो ये हमारी कंपनी है। और थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रिय राणा। मैं एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ फायरस्टाक के साथ। और मैंने एमसीए किया है साइबर सिक्योरिटी में, और मैंने एलएलबी किया है विद स्पेशलाइजेशन इन आईटी लॉ, राइट? सो दैट इज इनफ अबाउट मी एंड माय कंपनी। सो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग एथिकल हैकिंग से। इनफैक्ट एथिकल हैकिंग से जाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी है क्या चीज। जब हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, सॉरी मेरी राइटिंग इतनी साफ नहीं होगी बट जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना। साइबर सिक्योरिटी जो है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो साइबर डोमेन है वो सिक्योर रहे। इसका कहने का क्या मतलब है? जैसे हमारे सिस्टम्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, आजकल हमारे घर पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस होती हैं, हम कंपनीज में काम करते हैं, सर्वर्स होते हैं, उनका सारा डेटा सेट जो होता है, डेटाबेस जितने होते हैं, वहाँ पे होता है कंपनीज में, राइट? तो वो सब हम लोग को सिक्योर करना है। सिक्योर करने का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब ये है, क्योंकि वो चीज ऐसा नहीं है उसको छुपा के तिजोरी में रख सकते हैं। दैट रिसोर्स, वो जो डेटा है, उसको एक्सेस करना जरूरी है। कंपनी एक्सेस करती है, जो उसके जेन्युइन यूजर्स होते हैं उनको एक्सेस करना होता है, और सारे के सारे कंपनी के ऑफिस में बैठ के एक्सेस नहीं कर सकते। आप एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बैठ के नहीं कर सकते, आपको इंटरनेट पे ही देना पड़ेगा सर्विसेज, नहीं तो फायदा जाएगा सब चीज का, राइट? तो हम लोग उसको फिर एक एक्सपैंड करते हैं जिसमें हम लोग इंटरनेट की बात करेंगे कि इंटरनेट पे वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। तो वहीं पे हम लोगों को सिक्योर करना है कि जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है बाहर अवेलेबल होना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वही लोगों को मिले। उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो लीक ना हो। सिस्टम जो है अवेलेबल रहे। हम लोगों को तीन चीजें होती हैं, CIA: कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। जब हम लोग अपनी कंपनीज में रिस्क मैनेजमेंट की बातें करते हैं और सिक्योर करने की बातें करते हैं चीज़ों को, रिसोर्सेज को, तो हम लोग इन चीज़ों के ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा जो चीज़ें हैं, हमारा जो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे, यानी कि जिस पार्टी को इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए सिर्फ उसी को दिखे। मान लो अगर एक अमेजोन की वेबसाइट की बात करते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ खाली, उस पे जो आपको प्रोडक्ट्स दिखते हैं, तो जो कस्टमर को प्रोडक्ट दिख रहा है और जो कंपनी दिखाना चाह रही है वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर जो कस्टमर जो जो अपने प्रोडक्ट्स देख रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है कि वो क्या देख रहा है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पर ब्रीच हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, अगर अमेजोन अपना डेटा लीक कर दे, डेटा भी जो उसका इनहेरेंट डेटा है जो वो कलेक्ट करती है कस्टमर्स का, मतलब एक कस्टमर बैठ के बाकी कस्टमर्स का डेटा देख सके, तो वहां पे भी एक प्राइवेसी ब्रीच होगा जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दूसरी बात आती है इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी क्या होता है कि डेटा जब हम लोग सेंड करते हैं तो चेंज ना हो, रास्ते में इंटैक्ट पहुंचे। यानी कि अगर मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ, हाय देयर, तो बाहर आपके पास पहुंच के वो चेंज ना हो जाए, कुछ उसमें अलग चीज ना आ जाए, तो इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन रहे। कोई उसमें जो है एक्स्ट्रा इनपुट्स ऐड ना कर दे, उसको चेंज ना कर दे। इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, यानी कि अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मैं कुछ डेटा अवेल करना चाहता हूँ, एक सर्विस अवेल करना चाहता हूँ, तो वो चीज मुझे अवेलेबल हो। फॉर वट एवर रीजन, अगर कोई हैकर जो है सर्विस पर अटैक कर रहा है, कोई डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा है, सर्वर डाउन हो गया है फॉर वट एवर रीजन, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो मेन ये तीन चीजें रहती है जब हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हम लोग को ये चीजें सिक्योर करनी है और लोगों कस्टमर्स को अवेलेबल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन भी है, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट, जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि जो बंदा
अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के एक्सेस करे डेटा, तो उसको अपना डेटा एक्सेस हो पाए, मतलब उसको आप आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बात हो रही है वहाँ पे। तो साइबर सिक्योर करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है? यहाँ पे दो डोमेन आ जाते हैं। इनफैक्ट वैसे तो बहुत सारे डोमेन है, पर आपको मैं मेजरली दो डोमेन में क्लासिफाई करके दिखा रहा हूँ। एक साइड हमारी जाएगी नेटवर्किंग, और एक साइड आएगी हमारी एथिकल हैकिंग। राइट। तो जो नेटवर्किंग है वो क्या कर रही है? बेसिकली आपका जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो एक कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, अमेजोन का एग्जांपल लिया था, तो वहीं पे ही उनका जो भी डेटा बेसिस है, उनके जितने भी सर्वर जो रन हो रहे हैं, उनका जितने भी कंप्यूटर्स रन हो रहे हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब एक नेटवर्क में कैसे कनेक्टेड रहे। उनके लिए एक फायरवॉल की भी जरूरत होती है, कि फायरवॉल क्या करेगी कि बाहर से कोई ट्रैफिक आता है उसको फिल्टर करेगी, सारा ट्रैफिक अंदर नहीं जाने देगी और सारा ट्रैफिक अंदर से बाहर भी नहीं जाने देगी। बोथ वेज काम करेगी फायरवॉल। राइट। वो रूल बेस्ड होती है। अब तो नए फायरवॉल्स भी आते हैं जो अडेप्टिव होते हैं, जो सीखते हैं कि किस टाइप के अटैक्स होते हैं और उसको अपने आप को अप टू डेट रखते हैं। अडेप्टिव फायरवॉल जिसको हम लोग कहते हैं आजकल, थोड़ा इसके ज्यादा जो है वो सोफिस्टिकेटेड हो गई है हमारी फायरवॉल्स। बट देन फायरवॉल होगी, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होगा, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होगा। राइट। फिर हमारे अंदर जो है स्विचेस कैसे लगाने हैं, राउटर्स कैसे लगाने हैं, हमारी सर्विस प्रोवाइड करनी कैसे है, मतलब कौन से सर्वर को हम लोग आगे रखने वाले हैं, कौन से सर्वर हम बैक एंड पे रखने वाले हैं, और हमारे क्या फायरवॉल के रूल्स रहने वाले हैं, वो सब हम लोग नेटवर्किंग में सेटअप करते हैं। राइट। तो जो एक टाइप से आपकी एक इमारत बन रही है, तो नेटवर्किंग में वो इमारत बन के मिल रही है आपको। दूसरा काम आता है एथिकल हैकिंग का। ये क्या है? उसको टेस्ट करने के लिए, जैसे अगर गाड़ी लॉन्च होती है, उसको हम लोग क्रैश टेस्ट करते हैं। राइट। कि वो कितनी सेफ है। तो एथिकल हैकिंग यहाँ पे वो वाला काम करती है जिसमें कि आप जो अपने नेटवर्किंग में आपने एक ढांचा खड़ा किया है, एथिकल हैकिंग में उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे उसमें हम लोग जो है पेन टेस्टिंग की बात करें, चाहे हम लोग इसमें जो है सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, जितनी भी हमारे बग बाउंटी वगैरह इसमें जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब हमारे एथिकल हैकिंग के अंदर आ जाती हैं, जिसमें कि हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं अटैक करने का। राइट। अब जैसे हमारे हैकिंग की बात करते हैं, तो हैकिंग तीन टाइप की होते हैं। एक होता है आपका एक ग्रे हैट हैकर, एक व्हाइट हैट, एक ब्लैक हैट। तो इन तीनों में क्या है? व्हाइट हैट जो है, जो हम लोग एथिकल हैकिंग की बात कर रहे हैं, जो कि परमिशन के साथ हैक करेगा कंपनी को, और उसके जो भी फ्लॉज होंगे वो पॉइंट आउट करके कंपनी को बता देगा कि आपकी कंपनी में ये फ्लॉज है आपके सिक्योरिटी में, और इसको जो है ऐसे ठीक कर सकते हैं। क्लियर। फिर आता है ग्रे हैट की बात। तो ग्रे हैट में क्या है? वो परमिशन के साथ नहीं कर रहा। मैं घर बैठे बैठे, यहाँ पे बग बाउंटी वगैरह की बात हो रही है, मैं घर बैठे हुए अगर मैं एप्पल की वेबसाइट या माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट या गूगल की वेबसाइट या कोई भी हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट कोई हो, उसको मैं हैक करने की कोशिश करूँ, उसकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करूँ। राइट। और फिर उसकी रिपोर्ट बना के मैं उस वेबसाइट या उसके ओनर को दे दूँ कि सर, मैंने आपकी वेबसाइट को ऐसा टेस्ट किया था, अकॉर्डिंग टू बुक्स किया था, मैंने कोई डेटा ब्रीच नहीं किया है, मुझे ये फ्लॉज मिले हैं आपकी कंपनी की वेबसाइट में या आपकी एप्लीकेशन में। तो वो ग्रे हैट हो जाता है। मैंने परमिशन के साथ नहीं किया, पर मैं कोई नुकसान नहीं करना चाह रहा था। शायद मैं बाउंटी के लिए कर रहा था, चाहे मुझे कोई रिवॉर्ड मिले उसके लिए कर रहा था। राइट। तो वो ग्रे हैट हो जाता है। फिर आता है ब्लैक हैट हैकर, यानी कि जिसको ना तो परमिशन है, राइट, वो बिना पूछे करेगा किसी को अटैक, और वो अपने फायदे के लिए करेगा। यानी कि वो जो जो हम लोग मूवीज में देखते हैं ना, जो हैकर, जो टिपिकल हैकर्स होते हैं, जो हैक करके पैसे निकाल लिए या किसी का डेटा ब्रीच कर दिया, डेटा लीक कर दिया, वो सब ब्लैक हैट में आते थे। वो आपने परमिशन के बिना किया है, पहली बात तो ये। दूसरा, आपने नुकसान करने की इंटेंशन से किया है। ग्रे हैट का इंटेंशन खराब नहीं था, बस उसने परमिशन नहीं ली थी। राइट। तो साइबर सिक्योरिटी हमने दो में डिवाइड की, एक नेटवर्किंग, एक एथिकल हैकिंग। तो हमारा इस वर्कशॉप में जो मेन फोकस रहने वाला है एथिकल हैकिंग पे रहने वाला है। नेटवर्किंग हमारी ऑलरेडी वर्कशॉप हो चुकी है। राइट। एथिकल हैकिंग पे हमारा फोकस रहने वाला है इस बार। तो विद दैट इंट्रोडक्शन, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारे एथिकल हैकिंग की जो जर्नी है। तो एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व्स द यूज, मतलब इन्वॉल्व्स एन ऑथराइज्ड अटेम्प्ट, यानी कि आपको परमिशन के साथ हो रहा है वो सब। एक मिनट, मेरे को थोड़ा चैट दिख नहीं रहा है, मैं एक बार चैट भी देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है। दिस इज या एक्चुअली जो हमारी लैंग्वेज है दैट हैज बीन सेट एज हिंदी, हम लोग हिंदी में बात करने वाले हैं, दैट वाज स्पेसिफाइड। तो या आई ट्राई कि मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत इंग्लिश में बता दूं, बाकी कंटेंट आपको सामने जो है इंग्लिश में दिख रहा है। तो एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व्स एन ऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन और डेटा। यानी कि जो डेटा हम लोग को ऑथराइज्ड नहीं है, अब मैं मानूं आपका फोन है, उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेजेस हैं, लिंक्स वगैरह जो आप शेयर करते हो, वो सब है, वो मेरे को अथॉरिटी नहीं कि मैं वो देखूं। तो मैं आपकी परमिशन से आपके सिस्टम को हैक करूं, ठीक है, और उसमें जो डेटा मुझे ऑथराइज नहीं था वो देखने की कोशिश करूं। मैं कर क्या रहा हूँ? आपकी परमिशन से खाली मैं आपके सिस्टम को चेक कर रहा हूँ कि वो कितना सिक्योर है। तो वो एथिकल हैकिंग कहलाती है।
कैरिंग आउट एन एथिकल हैक इन्वॉल्व्स डुप्लीकेटिंग स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस ऑफ malicious अटैकर्स। यानी कि जो एक ईविल यानी कि एक ब्लैक हैट हैकर जो एक काम करता है, हम भी वही करने की कोशिश करेंगे। बस हमारा इंटेंशन खराब नहीं होगा, हम लोग कोई नुकसान नहीं करेंगे, हम खाली जो है उसको पेनिट्रेट करके छोड़ देंगे कि हमने पेनिट्रेट किया था, हमें डेटा ये वाला विजिबल है। हम उसको लीक नहीं करने वाले हैं, हम खाली बताने वाले रिपोर्ट बना के कि यार आपके सिस्टम में ये फ्लॉज है। This practice helps to identify security vulnerabilities, which can then be resolved before a malicious attacker has the opportunity to exploit them. वही कार क्रैश वाली बात है, अगर आप कार को जो है पहले टेस्ट नहीं करोगे कि वो क्रैश होने के बाद उसकी क्या हालत होती है, सड़क पे जो वो डेंजर होगा, सड़क पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है और फिर वो कंपनी को ही ब्लेम किया जाएगा। तो इसीलिए वो कंपनीज अपने क्रैश टेस्टिंग पहले ही कराती हैं, जिसमें कि वो चेक करती हैं कि गाड़ी कितना सस्टेन कर सकती है। सिमिलरली हम लोग जब सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं, एप्स बनाते हैं, वेबसाइट खड़ी करते हैं, उस सब में हम लोग उसकी पहले पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग करा के देखते हैं, एक रिपोर्ट बना के देखते हैं कि इसमें क्या वल्नरेबिलिटी है, उनको फिक्स करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये हमारा एम रहता है कि हमको जितना सिक्योर बना सके उतना सिक्योर बनाए। तो ये नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी हैंड इन हैंड चलेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, राइट। जो हम लोग एथिकल हैकिंग की बात कर रहे हैं तो उसके कुछ फेजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है हमने खाली अपना कंप्यूटर निकाला और एक हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मैं आपको मैं आगे आगे इंट्रोड्यूस करूंगा, बट अभी बता देता हूँ, जैसे हमारा काली लिनक्स है या पैरेट लिनक्स है या कोई भी लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, हमने ऑन किया, उसका टर्मिनल खोला, कुछ कमांड्स रन किया और हैक हो गया। नहीं, ऐसा इतना सिंपल नहीं होता। इसके कुछ फेजेस है एथिकल हैकिंग के, बैठे बैठाए नहीं हो जाता, इसके लिए बहुत रिसर्च लगती है, स्टडी करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। कई बार इसमें दिन लग जाते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं। जो हमारे जीरो डे एक्सप्लॉइट्स होते हैं उसमें सालों लग जाते हैं। अब मैंने बात करी तो जीरो डे एक्सप्लॉइट के बारे में बताता हूँ। तो जीरो डे एक्सप्लॉइट का मतलब ये होता है कि वो एक्सप्लॉइट कभी पहले किया नहीं गया है, वो एक नई वल्नरेबिलिटी है जो कि किसी ने डिस्कवर करी है और उसको ऊपर एक्सप्लॉइट कर रहा है। उसको हम जीरो डे कहते हैं, यानी कि उससे पहले उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि उससे टैकल कैसे किया जाए। अगर मान लो कोई आपकी कंपनी में ऐसा अटैक हो रहा है जिसके बारे में दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि अटैक होता कैसे। जैसे पहले कभी जब सबसे पहला रैंसमवेयर हुआ होगा तो जीरो डे पे हुआ होगा कि अच्छा अब ये किसी को पता ही नहीं कि इसमें क्या करना है, ये तो हमारे फाइल एनक्रिप्ट हो गए, अब क्या करें। अब इतनी बार हो गया है रैंसमवेयर, तो लोग थोड़े से प्रिपेयर्ड रहते हैं, उनके पास बैकअप्स होते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल सेट है कि अच्छा रैंसमवेयर आया है तो हम लोग क्या करेंगे, बैकअप सर्वर ऑन कर देंगे, हमारा डेटा हम लोग जो है पुरानी सीडीज या पुराने हार्ड डिस्क से हम लोग रिस्टोर करेंगे। और चाहे वो एक दिन पुराना हो, 2 दिन, जितने में हम लोग बैकअप रखते हैं, जितना फ्रीक्वेंटली, उस बैकअप से हम लोग अपनी कंपनी को रन करेंगे, अपनी वेबसाइट को रन करेंगे। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि अभी हमारा जो एम्स का जो दिल्ली में सर्वर है वो रैंसमवेयर पे डाउन हुआ गया, रैंसमवेयर की वजह से। और उसको शायद हफ्ते भर के करीब हो गया, उसको अभी आप जो है दोबारा रिस्टोर नहीं कर पाए हैं फिलहाल। वो जो है उसको मैनुअली कर रहे हैं, बिना और बिना जो है कंप्यूटर्स के, बिना डेटाबेसेस के। थोड़ा उनका नुकसान हो गया क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए। अगर जैसे हम लोग अभी यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि एक उभरती हुई फील्ड है, एक जो है नई फील्ड है, ज्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता, अवेयरनेस नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर उन लोगों को पता होता कि ऐसा कुछ हो सकता है तो शायद वो इस चीज के लिए प्रिपेयर हो सकते थे। नेवरदलेस गलतियों से सीखता है इंसान, तो अभी हम लोग उनकी गलतियों से और भी चीजें सीखेंगे। तो फेजेस होते हैं हमारे एथिकल हैकिंग में। इनफैक्ट हैकिंग में भी कह सकते हो सेम चीज है, बट हम लोग एथिकल हैकिंग की बात करने वाले हैं। सबसे पहले होता है रिकॉनिसेंस, राइट। तो रिकॉनिसेंस में क्या है कि हमारा जो टारगेट है, अगर हम किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम लोग कोई फिल्टर नहीं करने वाले कि ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है या नहीं है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मान लो कोई कोई कंपनी है, अब क्योंकि हमने एग्जांपल लिया था पहले माइक्रोसॉफ्ट या ऐसी चीज का, तो हम लोग उसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। इनफैक्ट ऐसा करते हैं, सिस्को का एग्जांपल है। सिस्को जो है हमारा साइबर सिक्योरिटी में एक लीडर है, राइट। तो उसके नेटवर्किंग में उसके काफी सारे वो कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है और डिवाइस प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग सिस्को को अटैक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रिकॉनेसेंस वाले फेज में हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि सिस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसकी कंपनी में कौन कौन काम करता है, कौन सी कंपनी का जो बंदा है एम्प्लॉय, उसकी क्या पोस्ट है, उसकी क्या पावर्स हैं, उसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या उसमें पासवर्ड सर्कुलेशन जो होता है, मान लो कि आपका डेली बेसिस पे पासवर्ड नया जनरेट होता है। सिक्योरिटी के लिए ये प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है कि आपको रोज एक नया पासवर्ड मिले जिसके थ्रू आप सिस्टम्स को एक्सेस कर सको, ताकि कोई इस पर अटैक ना हो सके अगर पासवर्ड लीक हो गया तो, क्योंकि वो पासवर्ड जो है स्टेल हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, नया पासवर्ड से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो पासवर्ड की क्या पॉलिसी है, किसके हाथ में जाता है, या ये तो खैर ऑफिस की बात हो गई। ऑफिस के बाहर क्या करते हैं वो लोग, कोई बंदा है कि उसका कोई कॉन्टैक्ट निकल आए, फैमिली मेंबर निकल आए, फ्रेंड निकल आए, जो आप जानते हो या नहीं जानते हो, आप जो है उसको कैसे अगर चाहो मतलब वो कितना गलेबल है, ये आ गया। बात करें उसके सर्वर साइड की, तो उसका वेबसाइट का एड्रेस क्या है, कितने डोमेन्स हैं उसके। जैसे हम लोग सिस्को की बात करें, सिस्को के अंदर कई सारे सब डोमेन्स होंगे ना, कि सिस्को जो है कुछ अगर कोर्स ट्रेनिंग करता है उसका अलग डोमेन होगा, अगर वो कुछ प्रोडक्ट्स बेचता है उसका अलग डोमेन होगा। तो उसके कितने डोमेन्स हैं, सब डोमेन्स हैं, कौन कौन से उसके ओनर्स हैं, कहाँ कहाँ उसके आईपी एड्रेसेस है, किस आईपी एड्रेस रेंज पे वो काम करता है,
क्या उस पे कौन-सी फायरवॉल लगी हुई है, कौन-सा सर्वर रन हो रहा है, सर्वर पे कौन-सा वर्ज़न है, या अगर फायरवॉल है, फायरवॉल का कौन-सा वर्ज़न है, क्या रूल्स हैं उसके। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे रिकॉग्निशंस फेज़ में हम लोग कलेक्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कोई फ़िल्टर नहीं करने वाले, कौन-सी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, कौन-सी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि उस चीज़ से हमें भी मतलब नहीं है, हमें खाली अभी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा गैदर कर सके उतनी गैदर करनी है। उसके बाद आता है स्कैनिंग, यानी कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी रिकॉग्निशंस में, उसमें से क्या चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट? तो स्कैनिंग में हम लोग जो है फ़िल्टर कर रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं। चाहे हम उसका नेटवर्क स्कैन कर रहे हैं कि अच्छा इसमें ये वल्नरेबिलिटी है, इसमें ये वल्नरेबिलिटी है, इसका जो सर्वर रन हो रहा है इसमें ये जो है ये तो आउटडेटेड है, इसमें अपडेट उन्होंने किया नहीं है, यानी कि इसमें पुराने वाले जो एक्सप्लॉइट्स हैं अभी भी रन हो सकते हैं। एक एग्जांपल लिया, तो स्कैनिंग फेज़ में हम लोग अपना प्लानिंग बना रहे हैं पूरी, कि ये चीज़ें जो हमने पॉइंट आउट की थी, रिकॉग्निशंस में इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी, इसमें से ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अटैक करने के लिए। फिर आता है हमारा गेनिंग एक्सेस वाला फेज़, जिसमें कि हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग जो हमने प्लान बनाए हैं उसको एग्ज़ीक्यूट करें और एक्सेस गेन कर लें, राइट? अब हम लोग फिर उसके बाद एक्सेस गेन कर ली है, आपने जो भी एक्सप्लॉइट अपना करना था किया, उसको मेंटेन भी करना है। ऐसा थोड़ी है कि आपने वन टाइम कर दिया उसके बाद खत्म, अगली बार दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा से शुरू से करो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको एक मेंटेन करना है एक्सेस का। इसके लिए लोग क्या करते हैं, एक बैकडोर एंट्री बनाते हैं, जब वो सर्वर के अंदर एक्सेस ले चुके हैं, तो दे विल ट्राई कि एक बैकडोर एंट्री बना दें, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें, कोई बॉट इंस्टॉल कर दें, स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दें, जिसके थ्रू वो वापस अगर एंट्री करना चाहें, कर सकें आसानी से। और लास्ट में कवरिंग ट्रैक्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप जो आपके लॉग्स जो आपने, क्योंकि जब भी आप सर्वर पे एक्सेस करते हो, ऐसा नहीं कि आप जो है बिना किसी ट्रेस के चल रहे हो। लोगों को लगता है क्या है कि आप स्क्रीन के पीछे बैठे हो, तो आपकी एक्टिविटीज़ को कोई देख नहीं सकता कि आप कर क्या रहे हो। ऐसा नहीं है। जब भी अपने सर्वर से आपने जो आपका सिस्टम है जहाँ से आप कर रहे हो सब चीज़ें, आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो किसी सर्वर पे, तो वो लॉग करता है उसको। उसको कहीं लिखता है, एक एंट्री होती है उसकी कि इस आईपी एड्रेस से ये रिक्वेस्ट आई थी। राइट? तो वहाँ पे लॉग्स बनते हैं, या अगर आपने कोई चीज़ करी है, कुछ चेंजेस करे हैं, तो वो चेंजेस भी नोट किए जा सकते हैं। तो कवरिंग ट्रैक्स में हम क्या करेंगे, वो लॉग्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे लीक हो गई है, या कि कौन किस जगह से अटैक हुआ था, वो सब हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लॉग्स क्लियर कर देंगे या करप्ट कर देंगे, या अगर हमने कोई फाइल कॉपी करी है, तो उसका ट्रेस हटा देंगे कॉपी करने का, या कोई फाइल डिलीट करी तो उसकी जगह कोई डमी डाल देंगे, एंड सो ऑन। एक एग्जांपल लेता हूँ, शायद आपको एग्जांपल से बेटर समझ में आए। अब मुझे किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करना है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, उस बंदे का पहले रिकॉग्निशंस करूँगा, उसके बारे में जानूँगा। कौन है, क्या करता है, उसका पेट का नाम क्या है, घर में कौन-कौन है, कहाँ पैदा पैदा हुआ, कहाँ स्कूलिंग करी, जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है। हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कैसे करते हैं ये सब चीज़ें हम लोग। हम लोग उसको जो है ओसेंट कहते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसमें कि हम लोग ओपन सोर्स से जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके, gather करते हैं। कुछ टूल्स यूज़ करके देखेंगे उसमें। तो मैं उसके बारे में पता करूँगा जो भी चीज़ें हैं। फिर मैं स्कैनिंग करूँगा उसमें से क्या चीज़ें रिलेवेंट है। अब मान लो मैं उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार इसका एक ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी मैंने वहाँ से उसने निकाल ही लिया था, पासवर्ड गेस करना है। तो पहले तो पासवर्ड गेस करने के लिए जो-जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करी उसके थ्रू कर सकता हूँ। अब हम लोग जो ब्रूट फोर्स करते हैं, यानी कि हिट एंड ट्राई करते हैं कि यार सारे पासवर्ड ट्राई करके देखेंगे। तो उसमें भी कुछ हम लोग ऐसे नहीं कि सारे के सारे एबीसीडी 1 2 3 4 जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएँगे, क्योंकि उसमें तो हमारे सालों लग जाएँगे, तब भी नहीं खुलेगा। पहली बात तो ब्लॉक हो जाएँगे, क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम जो है इतना बेवकूफ़ नहीं है इस चीज़ को लेके, दे विल ब्लॉक इट as soon as you try 2 or 3 अटेम्प्ट्स। तो हमारा अगर ब्रूट फोर्स भी करना है, तो हमारा रेलेवेंट ब्रूट फोर्स होना चाहिए। वो सब कहाँ से आएगा? रिकॉग्निशंस, जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है। दूसरा, अगर मान लो हम लोग ये प्लान बनाते हैं कि इसका जो फॉरगॉट माय पासवर्ड वाला लिंक है, वहाँ क्लिक करते हैं, तो हम लोगों को एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट? सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ माय डॉग, या वेयर डिड आई ग्रो अप, या व्हाट वाज़ माय फर्स्ट स्कूल्स नेम। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉग्निशंस में गैदर करी थी। तो यहाँ पे हम लोगों को स्कैनिंग में वो यूज़ हो गया। उसके बाद हम लोग गेन एक्सेस कर लेंगे, बहुत आसान होगा क्योंकि हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर कर ही दिया है। फिर मेंटेन करना है एक्सेस को। मेंटेन कैसे करोगे? मेंटेन ऐसे करेंगे कि हम लोग जो है अ, उसको या तो हम लोग ऐड कर देंगे, एक एक्सेप्शन डाल देंगे उसके इंस्टाग्राम में कि यार अगर हम लोग इस डिवाइस से करें तो इसको ट्रस्ट किया जाए, कि दोबारा अगर हम लोग करते हैं तो हमसे दोबारा ओटीपी ना मांगा जाए, या ऐसे जो भी हम लोग उसमें उसको कवर करने के लिए, और लास्ट में कवर करने के लिए कि यार जो है किसी को पता ना चले, तो लॉगिन एक्टिविटी को क्लियर कर देंगे। अगर कोई ईमेल गया उसको क्लियर कर देंगे। ईमेल जाता है ना कि आपको जो है एक अननोन सोर्स से आपको जो है लॉगिन हुआ था, उस ईमेल को क्लियर कर दिया। मेंटेनिंग में एक और भी कर सकते हैं, जैसे क्योंकि इंस्टाग्राम का हमने एक जो है एग्जांपल दिया है, उसमें कुछ बैकअप कोड्स होते हैं ओटीपी वगैरह के लिए। तो आपने उनमें वो बैकअप कोड्स ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया या अपने पास रख लिए। तो अगर बाद में आपको दोबारा एक्सेस लेनी है, दोबारा से एक्सेस करना है उसको, तो वो बैकअप कोड्स यूज़ कर लेगा, आपको दोबारा ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार आपने ओटीपी कहाँ से लेके आए? हो सकता है आपने उनका फ़ोन देख लिया, हो सकता है आपने जो एक मैन इन द मिडल अटैक किया था कि उन्होंने आपके एक ईमेल वाईफ़ाई पे कनेक्ट किया, और जो भी डेटा जा रहा था, आपके सर्वर के थ्रू होता हुआ जा रहा था। तो आपने सारी चीज़ें रीड करी कि वो क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ओटीपी जा रहा है, सब कुछ आपने रीड किया, तो आपको वहाँ पे इसलिए आपने ओटीपी वहाँ पे निकाल लिया।
तो एक एग्जांपल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए कि क्या फेजेस होते हैं एथिकल हैकिंग में। क्योंकि ये वही जैसा आपको बताया, ऐसा नहीं है कि आपने खाली एक बार कुछ सोचा कि मैं हैक करूँगा और हैक कर दिया, ऐसा नहीं हो पाता, इतना आसान नहीं होता। ये थोड़ी हिस्ट्री है इसके बारे में, हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है कैसे आई। हमेशा अच्छा रहता है कि हम लोग अपनी हिस्ट्री को जानें, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि अटैक्स आपके जो भी हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तभी आप एप्रिशिएट कर पाओगे कि शुरू कैसे हुआ था। तो जैसे मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं सब हर चीज़ में डेप्थ में जाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है हिस्ट्री पढ़ना शायद किसी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। आप उसको इंटरेस्ट लेके सुनो कि कैसे-कैसे अटैक्स हुए हैं। जैसे 1962 में है, ये एमआईटी ट्रोल अटैक है। तो एक बंदा था एलन शर, उसने क्या किया कि वो एमआईटी था जो हमारा एक कॉलेज है, वो क्या करता था उस टाइम में नए-नए कंप्यूटर्स आ रहे थे और तो स्कूलों में भी आ गया था। तो एमआईटी का जो हमारा स्कूल या कॉलेज जो भी है, स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे शायद। तो स्कूल जो था, वहाँ पे उन्होंने राशनिंग होती थी कि कुछ पासवर्ड दिए जाएँगे आपको, आपके कंप्यूटर्स के लिए, जो सिर्फ़ आपके अकाउंट से चलते हैं। यानी कि अगर मैं स्टूडेंट ए हूँ, तो मैं अपने पासवर्ड से एक्सेस कर सकता हूँ, किसी और के पासवर्ड से नहीं एक्सेस कर सकता। तो उसपे एक राशनिंग होगी, यानी कि मैं कितना टाइम एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? तो एलन श्योर क्या था, उसने क्या किया, उसने कुछ उस टाइम पे पंच कार्ड्स चलते थे, हमारे जैसे पेन ड्राइव होता है, सीडी होता है, उस टाइम पे पंच कार्ड्स होते थे इनपुट के लिए। तो उसने एक पंच कार्ड को ऐसा बनाया कि जो ट्रोल कर सके कंप्यूटर को, कि उसने जो है सारे के सारे पासवर्ड ही प्रिंट कर दिया। तो उसने एक ऐसा ट्रोल बनाया था, तो इसलिए इसको एमआईटी ट्रोल अटैक कहते हैं। कितना प्रिमिटिव लग रहा होगा अभी सुन के कि यार एक ऐसा बनाया जिसके थ्रू खाली उसने कंप्यूटर बेवकूफ बन के उसने सारे पासवर्ड प्रिंट कर दिए, राइट? बहुत बेसिक से शुरू हुआ। जैसे 1970s में हमारा केविन मिटनिक करके बंदा है, इसने जो हमारे जो नोकिया और मोटोरोला, इनफैक्ट दुनिया में कई सारे सर्वर्स पेनिट्रेट किए थे, बट नोकिया और मोटोरोला को उस टाइम पे बहुत सिक्योर माना जाता था। तो इसने एक सोशल इंजीनियरिंग का एक अटैक बनाया था, जिसके एम्प्लॉइज़ है नोकिया मोटोरोला के, उनको जो है अटैक किया और उनसे जो है कुछ यूज़र क्रेडेंशियल्स निकलवा लिए, जिसके थ्रू उसने फिर सर्वर्स को पेनिट्रेट कर दिया। मोस्टली अगर आप देखोगे तो हर जगह कहीं न कहीं सोशल इंजीनियरिंग, जैसे अभी एक उबर का अटैक हुआ था रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, वहाँ पे भी सोशल इंजीनियरिंग एम्प्लॉय की गई थी, क्योंकि इंसान ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। मशीनों में गलतियाँ करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप उसको सिक्योर कर सकते हो जैसे-तैसे करके। ह्यूमन्स गलती एंड करते हैं करने को, क्योंकि वो लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग ज़्यादा कामयाब रहती है। 1972 में क्या हुआ था, क्रीपर और कंप्यूटर वर्म। तो क्या है कि क्रीपर एक प्रोग्राम लिखा था बॉब थॉमस ने, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम था ये। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी कि अपने आप ही जो अपने आप को कॉपी करता जाएगा, नेटवर्क को ओवरलोड करने के लिए, कि नेटवर्क पे अगर आप कोई जेन्युइन रिक्वेस्ट भेजना चाहोगे तो नेटवर्क ऑलरेडी फ्लडेड होगा बहुत सारे बॉट ये इसके क्रीपर से। तो उसने बनाया क्यों था, उसने एक अर्पानेट को लेके बनाया था। अर्पानेट जो था, एक सबसे पहले जो हमारा इंटरनेट था, अभी इंटरनेट हम लोग उसको बोलते हैं, उस टाइम पे वो अर्पानेट था, जो एक खाली आर्मी यूज़ करती थी, राइट? वो कमर्शियल यूज़ के लिए था ही नहीं उस टाइम पे। तो ये हमारा जो बॉब थॉमस है, उसने क्रीपर बनाया जो कि ARPANET को पेनिट्रेट करेगा, और उसने इनफैक्ट क्रीपर और रीपर दोनों बनाए थे। रीपर क्या था, उस क्रीपर को रोकने के लिए कि वो और रेप्लिकेट ना करे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा वर्म था, वो शुरू हुआ यहाँ से, कि लोगों ने देखा अच्छा ऐसे प्रोग्राम लिखा जा सकता है जो सेल्फ रेप्लिकेट करे। उसको जो है फिर उन्होंने मैलिशियस यूज़ के लिए की, क्योंकि जो बॉब थॉमस था उसका कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं था। जैसे कि हम बता रहे थे, बात कर रहे थे एथिकल हैकिंग में, वो खाली टेस्ट कर रहा था कि कितना सिक्योर है, राइट? या उसमें क्या रिपरकशंस होने वाले हैं। पर वहाँ से लोगों ने सीख लिया कि अच्छा वर्म ऐसे बनता है, तो उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। 1986 में जो है रशिया ने साइबर पावर, जैसे रशिया और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर काफ़ी टाइम चलता रहा है। इनफैक्ट अभी भी जो है इनके जो है तनाव चलता रहता है। तो 1986 में आके रशिया ने जो है साइबर वॉरफेयर शुरू किया। तो उसमें क्या किया, उन्होंने एक बंदे को भेजा जो कि मार्कस हैस नाम था उसका। उन्होंने यूएस भेज दिया उसको, कि यूएस के जो हमारे पेंटागन है और जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनकी वेबसाइट्स को हैक करो, उनके सर्वर्स को हैक करो डेटा ब्रीच करने के लिए। तो इनफैक्ट उसने कर भी दिया। उसने जो है 400 मिलिट्री कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। इन मतलब पेंटागन को भी हैक कर दिया। और उसका जो इंटेंशन था, उसको जो है जो आपका केजीबी यानी कि जो रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहाँ पे बेचने वाला था वो। बट यूएस ने उसको जो है हैंडल कर लिया और उसको पकड़ के इनफैक्ट उसी से जो है काफ़ी सीखा कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने उसको एम्प्लॉय भी कर लिया आगे जाके। तो यूएस इस चीज़ में थोड़ा आगे रहता है कि वो सीखता है जल्दी अपनी गलतियों से। हालाँकि सिक्योर भी इसी से ज़्यादा होता है पहले। फिर 1999 में एक मेलिसा वायरस आया था। तो ये क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है, उसके अंदर अपने आप को इन्फेक्ट कर लेता है। तो जैसे अगर आप कोई अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहो ईमेल पे, माइक्रोसॉफ्ट का एक कोलैबोरेशन आउटलुक के साथ भी होता है या शेयर विद ईमेल का ऑप्शन भी होता है। तो जब ऐसा कुछ करते हो, तो ये मेलिसा वायरस है, उस ईमेल अटैचमेंट के साथ जो है कि जुड़ जाएगा और ये अपने आप को फिर ऐसे फैला देगा किसी और के सिस्टम पे जाके। और जो इसका क्रिएटर था, उसका नाम था डेविड स्मिथ। तो उसने तो कोई ऐसा इंटेंशन बनाया ही नहीं था कि वो कोई वायरस ऐसा बने। हालाँकि इसका मिसयूज़ हो गया और जब ये फैला था तो उसने क्रेडेंशियल्स हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया लोगों के। तो अगर कोई साइन इन करता था ईमेल में, उसके यूज़र नेम पासवर्ड हाइजैक हो जाते थे।
फिर हमारा 2012 आप लोग देख रहे हो कि पहले यहाँ पे हम लोग 1999 तक 62 से 99 तक इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है। अब 2012 में क्या हुआ, ये सऊदी OXO, ये जो 0x0 सॉरी 0x0 मार्क अटैक। तो इसमें क्या है कि ये एक सेल्फ क्लेम्ड सऊदी अरेबियन हैकर है। उसने क्या किया, उसने इसराइल इसराइल जो कंट्री है उसकी क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन लीक कर दी। वो कर क्या रहा था, उसने जो है एक एक्सप्लॉइट पेज बनाया था। उसमें एक ब्राउज़र बेस्ड एक्सप्लॉइट था कि अगर कोई बंदा उस पे पेज पे जाते हैं, जैसे हमारे हम लोगों के सामने एक पेज दिख रहा है, ये हमारी पीपीटी चल रही है जैसा भी है, तो उसमें वो जैसे वेब पेज पे है, वेब पेज पे भी सिमिलर ऐसा दिख रहा होगा। और उसमें एक हिडन एक जो है इंटरनेट पे फ्रेम था, जो कि एक बॉट था बेसिकली। उसमें सी प्लस प्लस की कोडिंग थी, यानी कि बहुत जो है एडवांस कोडिंग नहीं थी, मशीन की पास थी कि इंसान उसको ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तो वो हिडन था आई फ्रेम। तो जब भी अगर कोई यहाँ पे आके इस पेज पे आकर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालेगा पेमेंट वगैरह के लिए, तो वो चीज़ हार्वेस्ट हो जाएगी और जो हमारा अटैकर है सऊदी अरेबिया वाला, उसके पास वो शेयर हो जाएगी। तो उसने बहुत सारे ऐसे इसराइल के क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन लीक करी थी। तो 13-14 में जो याहू पे साइबर अटैक हुआ था, ये काफी बड़ा था। इनफैक्ट इसको शायद 1 या 2 साल की यहाँ पे देख रहा 2013 उससे लेके 14 तक, ये 1-2 साल तक चलता रहा था। इनफैक्ट इनको पता भी नहीं था शुरू में कि कितना बड़ा अटैक हो, कि इनके कितने क्रेडेंशियल्स लीक हो गए हैं, कितने इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो गई है। इनको 1-2 साल लग गए समेटते-समेटते कि अच्छा ये भी लीक हो गया, ये भी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी हैक हुई थी, वो सब करते हुए। तो ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग के बेसिस पे ही हुआ था। तो ये एक जो 2 हैकर्स हैं, लैटिवियन अलेक्सी बेलन और एक कनाडियन बंदा था करीम बाराटॉफ। तो उन्होंने उनको जो है रशिया ने हायर किया था। और उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे पड़ी, उन्होंने जो है कुछ ईमेल्स भेजना शुरू किया स्पीयर फिशिंग के। याहू की जो एम्प्लॉइज होते हैं, स्पीयर फिशिंग होती है जिसमें कि हम टारगेटेड फिशिंग करते हैं। बंदे को ऐसे टारगेट करना है कि वो उस पर क्लिक करेगा। यानी कि अगर मैं आपको एक मेल भेजूं, तो मैं अगर सिंपल फिशिंग की बात करूं, एक जनरल मेल होगा कि यार आपने 10,000 की लॉटरी जीत ली है, यहाँ क्लिक करो क्लेम करने के लिए। राइट, एक जनरल फिशिंग मेल है। 100 लोगों को भेजूंगा, शायद 2-3 लोग क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद मेरा काम बन जाएगा, मुझे उसमें से फायदे हो जाएंगे। स्पीयर फिशिंग में क्या है कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहा हूँ। मान लो एक बंदा है जो याहू कंपनी में काम करता है, तो मैं ऐसा उसका बॉस बन के उसको मेल भेजूंगा कि आपने जो है ये काम किया है, या आपका मान लो आपकी जो है सैलरी में थोड़ा दिक्कत आई है, या आपको क्रेडिट जो है जो चेंज करने पड़ेंगे, बहुत पुराने हो गए, आपको पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ेंगे। मतलब उसका ऐसा ईमेल भेजा भेजा जा रहा है जो कि क्राफ्टेड है उसी के अकॉर्डिंग। यानी कि वो इंक्लाइंड होगा, उसको लगेगा कि क्लिक करना चाहिए कि ऑथेंटिक है। तो स्पीयर फिशिंग यूज करी गई थी इस अटैक में, याहू के कुछ एम्प्लॉयज के खिलाफ। और उनकी क्रेडेंशियल्स वहां से हार्वेस्ट हो गए, और फिर डेटा उन्होंने जो है लॉग इन करके ब्रीच करना शुरू कर दिया अटैकर्स। तो ये काफी बड़ा अटैक हुआ था। फिर WannaCry रैंसमवेयर जो है 2017 में आके काफी पॉपुलर हुआ था। उसके बाद अभी तक चल रहा है। अभी जैसे अभी आपको मैंने बताया था एम्स के बारे में, तो ये WannaCry रैंसम 2017 में आया था। उस टाइम में नई बात थी कि अच्छा ये क्या चीज़ है, रैंसमवेयर इंक्रिप्शन वगैरह पे बेसिस पे है ये। तो WannaCry जो है फर्स्ट नोन एग्जांपल है जो कि वर्म के थ्रू काम करता है। जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्रीपर और रीपर जो हमारे वर्म्स थे, वहां से वर्म शुरू हुए थे। तो रैंसमवेयर में भी हम लोगों ने वर्म डाल दिया है। तो इसमें क्या है कि अगर एक सिस्टम पे ये वर्म आ भी गया, तो ऐसे नहीं कि वो आइसोलेटेड रहने वाला है। वो रेप्लिकेट करेगा आसपास की सारी डिवाइसेस पे, रैंसमवेयर आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको ये याद होगा, 2017 में ये इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुआ था, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे सिस्टम्स पे जो है रैंसमवेयर ही फैलता चला गया था। अगर आप न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा, नहीं पड़ेगा उस पर रिसर्च करके देखो, क्योंकि ये काफी पॉपुलर रहा है। बहुत सारे सिस्टम्स में ये पेनिट्रेट कर गया था, क्योंकि वर्म था, कोई रोकने समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रोके, अपना भी रेप्लिकेट करता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों को समझ में आया कि अच्छा सिस्टम को मैन्युअली आइसोलेट करना पड़ेगा नेटवर्क से, तब जाके इसको थोड़ा कंट्रोल में ला पाए। फिर हमारा न्यूजीलैंड में 2019 में, ये काफी रिसेंट है, फिर अगेन स्टॉक मार्केट में डीडॉस हुआ है। डीडॉस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। स्टॉक मार्केट आपको मालूम ही है कि जिसमें कि हमारे शेयर्स की लेन देन होती है, और लोग कमाते हैं। हमने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है, उसमें जो ऋतिक रोशन करता था वो स्टॉक मार्केट में खेलता था। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या हुआ कि बहुत सारे सर्वर्स से बहुत सारे उन्होंने जो है बॉट्स अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम से इंस्टॉल कर रखे थे। वो जेन्युइन यूजर्स के सिस्टम पे थे, उनको पता भी नहीं था कि सिस्टम पे एक बॉट इंस्टॉल्ड है। तो एक स्पेसिफिक टाइम पे उस बॉट से एक कुछ रिक्वेस्ट भेजी गई इनके स्टॉक मार्केट पे। इतना हो गया कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, कि वो जेन्युइन जो रिक्वेस्ट होती है लोगों की वो देख ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उस पर इतने सारी बॉम्बार्डमेंट हो रही है इन जो फर्जी रिक्वेस्ट की, जो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं हम लोग। तो 2019 में ये न्यूजीलैंड पे हुआ था। तो 2020 में हमारा ये WHO और जूम साइबर अटैक हुए थे। 2020 में आपको याद है कि हमारा कोविड भी चल रहा था, राइट। तो कोविड के दौरान लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी भी अगर हम लोग कंट्रीज की बात करते हैं कि यार जो आपकी
कंट्रीज इनको जरूरत थी, कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन की जरूरत थी, या कुछ रिसोर्स डिप्लीट हो गई थी, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी लोगों की, दुनिया ठहर गई थी एक जगह आके, बहुत मुश्किल था सर्वाइवल। तो डब्ल्यूएचओ उस टाइम पे क्या कर रहा था, डोनेशंस अगर कोई एक अच्छी का, कोई बंदा डोनेट करना चाह रहा है, चाहे वो चैरिटी के थ्रू हो, चाहे जो है कोई जनरस कंट्री है, जैसे अगर कोई रिच कंट्री जैसे यूएस है या इंडिया है, इंडिया ने भी काफी लोगों की हेल्प करी थी, तो ऐसे वो अगर डोनेशन करना चाहते तो सारी चीजें डब्ल्यूएचओ के थ्रू ही हो रही थी, राइट, ताकि एक ऑथेंटिक चैनल बन सके लोगों का कि हेल्प मांगनी है डब्ल्यूएचओ से मांगो, और डब्ल्यूएचओ एक साइड से फंड्स कलेक्ट करके आपको दे देगा। तो यहाँ पर अटैक क्या हुआ कि यहाँ पर भी फिर वही जो है आपका सोशल इंजीनियरिंग की गई। जो डब्ल्यूएचओ के एम्प्लॉइज थे, उनके ईमेल आईडीज को यूज किया, और उनको बेवकूफ बना के उनकी ईमेल आईडीज ले ली, राइट। और उन ईमेल आईडीज को यूज करके उन्होंने बाकी जगह मैसेज भेजना शुरू किया कि अगर आप डोनेशन देना चाहते हो तो इस अकाउंट पर भी भेज दो हम लोगों को। तो जो जेन्युइन डोनेशन देने वाले लोग थे उनको नहीं पता था, उनको लगा कि तो डब्ल्यूएचओ का ईमेल है, तो उन्होंने डोनेशन देना शुरू कर दिया। तो सारे जो जेन्युइन जो डोनेशन जाने चाहिए थे वो अटैकर्स ने अपने पास रख लिए। फिर जूम भी काफी पॉपुलर हो रहा था, जूम को इनफैक्ट इंडिया ने बैन भी कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि कुछ अटैकर्स ने जो है कुछ पुरानी वेबसाइट्स होंगी, कुछ अलग वेबसाइट्स जो कि नॉर्मली लोग अब यूज नहीं करते हैं, जो कि इतनी सिक्योर भी नहीं है, राइट। तो उन पे अटैक करके वहां पे लोगों के जो क्रेडेंशियल्स थे उनको डार्क वेब पे डाल दिया। अब डार्क वेब पे जाने के बाद, डार्क वेब क्या होता है ये भी हम आगे जाके बात करेंगे वर्कशॉप में, आज नहीं, अगले शायद कुछ 1-2 दिन बाद। तो डार्क वेब पे डाल दिया, और डार्क वेब पे क्या हुआ कि कोई और अगर वहां से जाके क्रेडेंशियल्स उठाता है, अब एक आप जनरल सोचना, हम लोग की जो एक मेंटालिटी है कि यार 10-10 पासवर्ड कौन याद रखेगा, राइट। तो हम लोग एक ही पासवर्ड हर जगह यूज करते हैं। तो जूम में क्या हुआ कि लोग पुराना पासवर्ड ही रीयूज कर रहे थे। तो जो डार्क वेब पे उन्होंने जो पासवर्ड्स निकाले, माना कि वो जूम के थे नहीं, बट लोग रीयूज कर रहे थे वो पासवर्ड्स, तो उन्होंने जूम के पासवर्ड्स डाल के शुरू किया, और उनको कई जगह पे कामयाबी भी मिली। यानी कि वो जो पुराने वाले क्रेडेंशियल्स थे जो उन्होंने किसी और वेबसाइट से निकाल के हैक करके डार्क वेब पर डाले थे, वो जूम पे भी काम कर गया। तो उन्होंने लोगों की मीटिंग्स को बॉम्बार्ड करना या जो है हाईजैक करना शुरू कर दिया, राइट। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री ली अभी अभी जैसे मैंने आपको एम्स का बताया, रैंसमवेयर का, ऐसे ही 1-2 अटैक्स होते रहते हैं। कुछ टाइम पहले एक माइक्रोसॉफ्ट का बग भी आया था, जो कि रास्पबेरी पाई से रिलेटेड कुछ था, मेरे को भी उसका नाम याद नहीं है, बट वो भी एक रीसेंट अटैक था। तो अब सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, राइट। तो सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं? पहली बात तो जैसे हम लोग, अब मैं आपको जैसे आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, नेटवर्किंग की हमने पिछली बार वर्कशॉप कर ली है कुछ दिन पहले, साइबर सिक्योरिटी इन जनरल क्या है। तो ये सब के लिए सर्टिफिकेशन कहाँ आती है? सर्टिफिकेशन इसलिए होती है कि आप, अगर आपको कोई स्किल, पहली बात तो अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सको, राइट। सीखने के बाद आपको, अगर आपको स्किल आता भी है, तो सर्टिफिकेशन की एक वैल्यू ये होती है कि यार हम एम्प्लॉयर को दिखा सकें कि हमें वो स्किल आता है। जैसे आपकी डिग्री होती है वैसे सर्टिफिकेशन है, बट दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि डिग्रीज जनरली स्टैटिक रहती है। अगर आप देखोगे कि आपके कोर्सेज, जो चीज आप आज पढ़ रहे हो, शायद 10 साल पहले भी हिस्ट्री में वही चीज पढ़ाई गई थी। तो कोर्सेज जो होते हैं उतने अप टू डेट नहीं रहते। सर्टिफिकेशंस जो होती है वो अप टू डेट रहती है, ये हर 3 साल में रिन्यू करी जाती है। अभी कुछ टाइम पहले जो है सीएच का वर्जन 11 चलता था, वर्जन 12 चलता है, उसको अपडेट कर दिया गया है, राइट। तो ऐसे नए नए सर्टिफिकेशन आते रहते हैं जो अप टू डेट रहते हैं, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो अप टू डेट है, उनके जो एक्सप्लॉइट्स हैं उन सब के बारे में हमें अप टू डेट रखता है। तो ये सर्टिफिकेशन जो है इसलिए ज्यादा बेटर रहता है कोर्सेज के मुकाबले। ऐसा वैसे ये जरूरी भी नहीं कि आप सर्टिफिकेशन के थ्रू ही जॉब्स ले सकते हो। सर्टिफिकेशन एक जरिया है जिसको जो आप दिखा सकते हो, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप वैसे भी अगर आप जो है कर सकते हो चीजें, आप हैकिंग कर सकते हो या पेन टेस्टिंग कर सकते हो या वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो अगर आपके पास स्किल है आपको तब भी हायर किया जा सकता है। सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होता, पर ये आपको चांसेस ज्यादा दिलाएगा, क्योंकि अगर आप किसी एचआर को अपने भी जो है अपना रेज्यूमे भेजोगे, तो अगर उसमें सर्टिफिकेशन लिखी है तो शायद आपकी आपके एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर देगा। अदरवाइज हो सकता है अगर उनको कोई क्राइटेरिया हो कि यार बिना सीएच वालों को हायर ही नहीं करना, तो आपकी एप्लीकेशन वहीं ड्रॉप हो जाएगा, आपको इंटरव्यू तक आने का भी चांस नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये होगा कि सर्टिफिकेशन जरूरी क्यों है। अब हम लोग कौन कौन से सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं? तो हमारे जैसे नेटवर्किंग में जाता तो हमारा सीसीएनए था, सीसीआईई था, सीसीएनडी, आप जितने भी आपके थे वो हमने देखे हैं पिछली पिछली बार। अब जब हम लोग एथिकल हैकिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें भी कई सारे डोमेन्स आते हैं। अब स्टार्टिंग के लिए हम लोग सीईएच से शुरू करते हैं कि यार सीईएच क्या चीज़ है? सर्टिफाइड एथिकल हैकर। इसको कौन कंडक्ट कराता है? इसे कंडक्ट कराता है ईसी काउंसिल। ईसी काउंसिल जो है काफ़ी एक एथिकल हैकिंग में एक पहुंचा हुआ प्लेयर है, जो कि और भी कई सारे सर्टिफिकेशन कराता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेशन आपका सर्टिफाइड एथिकल हैकर एक सर्टिफिकेशन हो गया, इसके अलावा और भी है, जैसे कि लोग सीएचएफआई भी करते हैं। सर्टिफाइड आपका जो
वो है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, राइट? तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो किसी कोई साइबर क्राइम हुआ है या इन जनरल कोई क्राइम हुआ है, तो उसमें अगर कोई साइबर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जैसे कि कोई कंप्यूटर है जिसमें कि उसने अपनी कोई फाइल वगैरह शेयर करी थी, सेव करी थी, या कोई फोन है जिन्होंने जो है पुलिस ने लिया है क्राइम सीन से, तो वहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अगर कोई अटैक हुआ तो कैसे हुआ था, या उसमें क्या इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है, वो सबको रिकॉर्ड बनाना है ताकि कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सके। अगर आप एक जनरल बंदा अगर पुलिस वाला खुद करने लग जाएगा केस निकाल के, तो उसको कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करता। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, फोटोशॉप हो जाता है, या डेटा जो है मैनिपुलेशन हो जाती है, इसलिए एक सर्टिफाइड बंदे की जरूरत होती है जो उसको एक तरीके से हैंडल करे, राइट? एक आपका एक प्रोसीजर फॉलो होता है, एक चेन ऑफ कस्टडी होती है कि यार एक हाथ से दूसरे हाथ गया तो उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि अच्छा पर्सन ए ने पर्सन बी को दिया, उसने उसमें ये टेस्टिंग करी, सब कुछ रिकॉर्ड पे है, ताकि कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड ना हो, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। तो सीएचएफआई एक ऐसा एक सर्टिफिकेशन हो गया, वो भी आपके साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है, राइट? इसके अलावा जैसे लोग कॉम्प्टिया उसके लिए जाते हैं, सिक्योरिटी प्लस के लिए भी जाते हैं, वो भी बेसिक सर्टिफिकेशन है, राइट? मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, बट जो रिकमेंडेशन रहती है अगर आप एथिकल हैकिंग में आना चाहते हो, तो सीईएस यानी कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ये एक बहुत ही अच्छा एक आपका स्टार्टिंग के लिए है कि आप यहाँ से चीजें सीखोगे, आपके फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा आपको नेटवर्किंग का भी थोड़ा बता देंगे कि नेटवर्किंग होती कैसे है, राइट? उसके अलावा इसमें क्या क्या हम लोग टूल्स यूज कर सकते हैं, हमारे अटैक कैसे होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब भी हम लोग को उसमें देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा सर्टिफाइड एथिकल हैकर है, इसी काउंसिल कराता है, ये आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड हैकिंग मेथोडोलॉजी दिखाएगा। इस कोर्स की बात करें तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा एथिकल हैकिंग के लिए, कि जैसे अभी आपको जो मैं दे रहा हूँ उसी टाइप का इंट्रोडक्शन होगा कि एथिकल हैकिंग आखिर होती कैसे है। फिर फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निसेंस की बात की जाएगी। मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, यहाँ आपको पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन गैदर करनी कैसे है आखिर। और फिर स्कैनिंग नेटवर्क्स की आप इसमें जो है आगे जाके क्या कर सकते हो, जैसे नेटवर्क स्कैन करते हैं हम लोग कि यार इसमें इतने सारे आईपी एड्रेसेस हैं, इस आईपी एड्रेसेस पे कौन कौन से पोर्ट नंबर खोले हुए हैं, पोर्ट नंबर वगैरह क्या होते हैं, हम लोग नेटवर्किंग में कवर किया था। बट बेसिकली जैसे हम लोग एक पोर्ट की बात करते हैं, तो मान लो मैं एक वीडियो कॉल कर रहा हूँ, या मैं एक लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, या फिर मैं एक ब्राउजिंग कर रहा हूँ खाली, या यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो उसके लिए अलग अलग सर्विसेज यूज कर रहा हूँ। तो मेरा सिस्टम जो है उसको एक अलग अलग पोर्ट नंबर असाइन करता है कि अच्छा पोर्ट नंबर 80 मैंने असाइन किया एचटीटीपी ट्रैफिक के लिए, यानी कि जब मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ, राइट? या फिर मेरे को पोर्ट नंबर 554 असाइन किया अगर मैं कोई सीसीटीवी की फुटेज देखना चाह रहा हूँ। आरएसटीपी जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, आरटीएसपी सॉरी, तो वो प्रोटोकॉल यूज होता है हमारा जैसे सीसीटीवी की फुटेज के लिए, राइट? तो अलग अलग पोर्ट नंबर असाइन किए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स को खाली नंबर्स ही समझ में आते हैं, 0 और 1। इसके अलावा उनको ना तो ये समझ में आता कि कैमरा क्या है, इनको नहीं समझ में आता कि लाइव स्ट्रीमिंग क्या है, वीडियो कॉल क्या है, इनको कुछ समझ नहीं आता, इनको खाली नंबर समझ में आता है। तो जिनको सिखाना होता है कि अगर आपको ये चीज सर्विस अवेल करनी है, तो सर्विस के लिए स्पेसिफाइड पोर्ट नंबर होता है। तो हम लोग स्कैनिंग नेटवर्क में वो सब भी कवर करते हैं कि कौन से पोर्ट नंबर्स ओपन हैं, कौन से पोर्ट नंबर हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। फिर आपका एन्यूमरेशन, जो भी अपनी सारी चीजें जो है तैयार करी है इन्फॉर्मेशन कि उसका इनमें से क्या क्या रेलेवेंट है, उसको निकालने के लिए फिर हम लोग करते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, यानी कि कैसे एनालिसिस किया जाएगा। अगर आप किसी सर्वर की बात करोगे या किसी वेबसाइट की बात करोगे, तो उसका एनालिसिस कैसे किया जाएगा, उसमें आपको रिपोर्ट कैसे बनानी है, अगर आप रिपोर्ट बना के देने वाले हो, अगर आप इस काम में आ रहे हो, या क्या क्या आप स्टेप्स यूज करने वाले हो, कैसे अटैक करने वाले हो। अब जैसे हम लोग एक ब्राउजर का पेज देखते हैं, वेब पेज खोला हुआ मेरे सामने, तो मुझे तो खाली जेन्युइन पेज देखना है ना, उसका जो बैक एंड है या उसके पीछे जो कोड है मैं वो कैसे देखूं। आधे से ज्यादा लोगों को चीज पता ही नहीं होती कि इसके पीछे हम लोग देख सकते हैं। हम लोग को जो ब्राउजर मिलता है, हम लोग को एक एप्लीकेशन लेयर हमारी आंखों के सामने है, जो कि हम लोग को डेटा प्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने, राइट? बट उसके पीछे एक हमारा एप्लीकेशन लेयर काम कर रहा है, जो कि उसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ है कि चीज कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए, और उस कोड को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये चीज हम लोग एथिकल हैकिंग में सीखते हैं। फिर आते हैं सिस्टम हैकिंग की बात, जैसे कि जो किसी और सिस्टम आपको हैक करना है, कैसे करोगे, उसमें क्या क्या हम लोग एक्सप्लॉइट्स यूज कर सकते हैं, क्या हम लोगों का अप्रोच रहता है, राइट? मालवेयर थ्रेट, मालवेयर जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन पे आ गए हो आप। जैसे यहाँ सिस्टम हैकिंग आप खुद मैनुअली कर रहे हो, मालवेयर में क्या आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया किसी के सिस्टम में, या करवा दिया फॉर हाउ रीजन, चाहे आपने फिशिंग के थ्रू करवाया हो, स्पैम ईमेल के थ्रू कराया हो, कोई आपने कैसी जो है मेलिशियस पेन ड्राइव किसी के ऑफिस में छोड़ दी कि किसी ने प्लग इन किया और उसके सिस्टम में मालवेयर आ गया, तो वो थोड़ा ऑटोमेशन पे आ गया कि मालवेयर इंस्टॉल हो गया, इन्फॉर्मेशन अपने आप ही आपके सिस्टम पे आती रहेगी आपके टारगेट सिस्टम से। या अगर आप कुछ रैंसमवेयर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो काम अपने आप होता रहेगा, यानी कि आपको ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है नहीं। तो मालवेयर के थ्रेड्स कितने टाइप के मालवेयर होते हैं आपके, वायरसेस होते हैं, वर्म्स होते हैं, रैंसमवेयर आपने देख लिया, स्पाईवेयर्स होते हैं, आपके बॉट्स होते हैं, राइट? तो कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपका ट्रोजन
आपने बहुत सुना होगा ट्रोजन के बारे में, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो उन सब के बारे में आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि मालवेयर थ्रेड्स क्या होते हैं और उनको डील कैसे करना है। हम लोग जब बात करते हैं इनसे डील करने की, हम लोग आइसोलेटेड एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट देखते हैं। यानी कि जैसे चाहे तो हम लोग उसमें एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे जिसको हम लोग आइसोलेटेड रखेंगे होस्ट से, या एक ऑल टुगेदर एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेंगे जिसके अंदर वो मालवेयर इंस्टॉल करके देखेंगे आखिर ये मालवेयर कर क्या रहा है, किस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है, स्टडी करेंगे उसको। फिर स्निफिंग। स्निफिंग क्या है, थोड़ा पैसिव मटीरियल वो है तरीका। जैसे अगर मैं एक नेटवर्क पे हूँ, मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है अपने घर के, राइट, और मैं स्निफ कर रहा हूँ कि मेरे घर में बाकी लोग वाईफाई पे क्या देख रहे हैं या क्या और जो है सर्व कर रहे हैं। ये चीज पॉसिबल है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वायर जैसे एक एप्लीकेशन, एक टूल है जिसमें कि हम लोग पैकेट्स स्निफ कर सकते हैं कि अगर पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है। जनरली उसको यूज करते हैं कि हम लोग अपने खुद के सिस्टम से क्या पैकेट जा रहे हैं, बट चाहो तो आप एक पूरे वाईफाई को भी ऐसा कर सकते हो कि वाईफाई में आपने जो टारगेट देख लिया कि यार जितना भी ट्रैफिक जा रहा है सब कुछ मैं स्निफ करूँ। अब बोलोगे ऐसा कैसे, क्योंकि वाईफाई जो आपका डिवाइस है वो हर जगह ब्रॉडकास्ट कर रहा है। किसी भी डिवाइस से वो तार से नहीं जुड़ा हुआ है, वाईफाई जो है हर जगह सिग्नल भेज रहा है। तो सिग्नल जो किसी और डिवाइस के पास जा रहा है वही सेम सिग्नल आपके पास भी आ रहा है। इट्स जस्ट दैट आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, आपके पास वो वाईफाई का पासवर्ड नहीं होगा, या जो क्रेडेंशियल सॉरी वो बंदा जो क्रेडेंशियल्स यूज कर रहा है आपके पास वो क्रेडेंशियल्स नहीं होंगे, बट जो वाईफाई ब्रॉडकास्ट कर रहा है पैकेट वो तो आपके हाथ में आ सकता है, आप उसको एनालाइज कर सकते हो। तो स्निफिंग वाला वो भी हम लोग सीख सकते हैं इसमें कि स्निफिंग क्या होती है। फिर आती है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग की कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है, लोग जैसे तैसे एक्सप्लॉइट करना है लोगों को, कि लोगों को कैसे हम लोग उसमें मैनिपुलेट करें कि वो उनसे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, चाहे वो ईमेल्स के थ्रू, चाहे फिजिकली जाके बंदे को जो है पटा लो कि यार उसके घर में आप जो है दोस्त बन गए, उसके लोग फैमिली के साथ इंटरेक्शन हो गया और जैसे ही मौका मिला आपने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, चाहे उसका फोन ले लिया, फोन में से जो आपने उसका पासवर्ड वगैरह देख लिया और जो है चीजें एक्सप्लॉइट कर ली। देन अलग सर्विस क्या होती है कि जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं एक सिस्टम पे इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजूं, मान लो मैं जैसे मैं एक वेबसाइट है हमारी, जैसे अमेजोन की बात करते हैं, तो अमेजोन का तो खैर बहुत सारे सर्वर हो गए, बट अगर खाली एक ही सर्वर होता, मान लो इंडिया में एक ही सर्वर होता है अमेजोन का, तो मैं क्या करता था कि मैं बहुत सारे कंप्यूटर से एक साथ रिक्वेस्ट भेजता उस वेब पेज के लिए। उससे क्या होगा कि उस वेब जो सर्वर चल रहा है वो ओवरलोड हो जाएगा। इतनी सारी रिक्वेस्ट को एक साथ कैसे टैकल करूँ। इस बीच अगर कोई जेन्युइन यूजर जो है रिक्वेस्ट करेगा तो उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि वो शायद बिजी हो जाएगा सर्वर उस टाइम पे। और ये सेम काम अगर मैं करता ही रहूं, यानी कि बार बार सेम रिक्वेस्ट भेजता रहूं मल्टीपल टाइम्स, तो वो जो है लंबे टाइम के लिए डाउन रह सकता है। फिर होता है सेशन हाईजैकिंग। यानी कि किसी और का एक जेन्युइन सेशन चल रहा है, मान लो आपने अपने फेसबुक वगैरह लॉग इन कर रखा था और आपके सिस्टम पे लॉग इन था। अब मैंने क्या किया कि मैंने आपका सिस्टम हाईजैक कर लिया। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे आपका यूजर नेम पासवर्ड मिल जाता तो बहुत बढ़िया था, पर वो तो शायद आपने याद रखा, आपने कहीं लिखा भी नहीं हुआ है। बट क्या होता है कि जब आप एक लॉगिन करते हो तो वेबसाइट की तरफ से एक कुकी जनरेट होती है ताकि आपको बार बार यूजर नेम पासवर्ड हर एक पेज के लिए ना डालना पड़े, आपका सेशन मेंटेन रहे। तो किसी तरीके से अगर मुझे कुकी मिल जाए तब भी मैं आपका सेशन हाईजैक कर सकता हूँ, या किसी और तरीके से मैं मैन इन द मिडल अटैक करूँ आपके ऊपर कि आप जब एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे हो, एक मैन इन द मिडल है, आप मेरे सर्वर के थ्रू काम कर रहे हो, तो वहां पे भी मैं आपका सेशन हाईजैक कर सकता हूँ। तो सेशन हाईजैकिंग होती कैसे है, कैसे किया जाता है, वो सब भी हम लोग इसमें देखेंगे। इवेडिंग आईडीज यानी कि इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, जब आपके सिस्टम पे पेनिट्रेशन होती है, यानी कि अगर कोई बाहर से अटैक हो रहा है या कोई जो है इंट्रूडर एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको डिटेक्ट किया जाए। फायरवॉल उसको प्रिवेंट करेगा, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम खाली डिटेक्ट करेगा, उसको रोकेगा नहीं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है कि आप उसको पता चल जाए कि एक इंट्रूजन हुआ था, एक उसको रोकने के लिए। हम लोग अलग अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो जेन्युइन रिक्वेस्ट हो जिसको हम लोग बाद में स्टडी करना चाहें कि अच्छा ये चीज malware थी या ये चीज malicious थी या नहीं थी, वो डिटेक्शन में आ जाएगा सब कुछ। फायरवॉल थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है तो हम लोग उसमें इतना स्ट्रिक्ट उसको नहीं रख सकते कि यार हमारी जो जेन्युइन रिक्वेस्ट है, अगर कोई खुद का एम्प्लॉय है कंपनी का वो एक्सेस नहीं कर पाएगा तो फायरवॉल, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आएंगी, राइट। फिर हैकिंग वेब सर्वर्स की बात होती है कि यार वेब सर्वर, एक्चुअली वेब सर्वर होता क्या है, एक सिंपल कंप्यूटर जैसे ही है, उसमें जो है उसको स्पेशलाइज किया गया है कि वो डेटा स्टोरेज और डेटा कम्युनिकेशन यानी कि नेटवर्किंग वगैरह के लिए काफी अच्छे से बनाया हुआ है। उसमें जनरली स्क्रीन वगैरह नहीं होंगे, खाली जैसे आप सीपीयू देखोगे एक हाईटेक सा, बहुत सारी लाइट्स टिमटिमा रही होंगी, वो एक सर्वर हो जाता है। होता कुछ नहीं है, वो आप जैसे आप खुद का एक आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, उसको भी आप सर्वर बना सकते हो, राइट। तो हैकिंग वेब सर्वर यानी कि वेब सर्वर को कैसे हैक किया जाता है। हैकिंग वेब एप्लीकेशन, अब आजकल हमारी एप्लीकेशन भी चलती हैं बहुत सारी, राइट, जिसमें कि जैसे अमेजोन की ऐप है, आपकी माइक्रोसॉफ्ट की ऐप है, इनफैक्ट फायर की खुद की भी एक ऐप है, राइट, जिसमें आप शायद ये वीडियो देख रहे हो, ये हमारी जो ये वर्कशॉप चल रही है। तो ये सब उनको कैसे हैक किया जाता है, या एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल अपने आप में एक लैंग्वेज है, डेटाबेस की लैंग्वेज, उसके लिए
कैसे इंजेक्शन होते हैं, क्या लैंग्वेज हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स, जैसे मैंने आपको वाईफाई की बात करी थी, तो अगर वाईफाई का पासवर्ड मुझे नहीं पता होता तो मैं कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता था, ये भी चीज़ें पॉसिबल हैं। और अगर मुझे पता भी है तो मैं एग्जिस्टिंग डिवाइसेस को कैसे मैनिपुलेट करूँ जो वाईफाई में ऑलरेडी कनेक्टेड है, वो सब भी हमारे हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर आते हैं। लास्टली हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, एंड्रॉइड्स हैं, आईओएस है, कोई शायद लिनक्स का मोबाइल यूज़ करता हो बट चांसेस कम है। तो इनको कैसे हैक किया जाता है, अलग डिवाइसेस को। इंटरनेट ऑफ थिंग हैकिंग, यानी कि अगर आप देखोगे आजकल आपके आसपास हर जगह स्मार्ट थिंग्स है, स्मार्ट बल्ब है, स्मार्ट स्पीकर है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट फ्रिज है, स्मार्ट एसी है, जो बोलो सब स्मार्ट है, बस इंसान इतना स्मार्ट नहीं रहा है। एनीवे, तो इन सारे इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस को कैसे हैक किया जाए, अगर आप सोचोगे इस बारे में, तो ये डिवाइसेस जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस, ये इनहेरेंटली वाईफाई या इन चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए नहीं बनी थी। ये आप सोचो, ये खाली एक एनालॉग चीज़ है। लाइट ऑन, मतलब आपने खाली करंट दिया तो बल्ब जल जाता है, राइट? इट इज़ दैट सिंपल। तो उसके अंदर उन्होंने फिट किया कि उसको जो है स्मार्ट तरीके से ऑन किया, जैसे कि वाईफाई से कनेक्टेड रहे हो ताकि उसका आप ऑन ऑफ का सिग्नल भेज सको, राइट? तो इनहेरेंटली वल्नरेबल है। उसके अंदर उसको सिक्योरिटी देना थोड़ा मुश्किल काम है, उसको थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाना पड़ेगा। तो उन चीज़ों के ऊपर हैकिंग कैसे होती है? लोग जो हैं, अब जैसे आपके कैमराज़ हैं, सीसीटीवीज़ हैं, वो भी नेटवर्क पे कनेक्ट करना ज़रूरी है। आजकल आप देखते होंगे कि लोग मोबाइल पे ही फीड देख लेते हैं कि यार मेरे घर पे क्या हो रहा है, मैंने कैमरे से देख लिया, या मेरी शॉप पे क्या हो रहा है, या मेरे कंपनी के जो है मेरे क्यूबिकल में क्या हो रहा है, जो भी है। आपको जो है सीसीटीवी की फुटेज लाइव मिल जाती है घर से भी या कहीं दुनिया में कहीं से भी। यानी कि वो जो आपकी सीसीटीवी फुटेज है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी कि वो इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस हो गई। अब इसको हैक कैसे किया जा सकता है? जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि पोर्ट नंबर 554 जो है यूज़ होता है आपके आरटीएसपी के लिए। यानी कि अगर मैं किसी नेटवर्क का हिस्सा बन जाता हूँ और मैं चाहूँ तो मैं वो सीसीटीवी की जो फुटेज है उसको हैक करके अपने सिस्टम पे भी स्ट्रीम कर सकता हूँ कि उसके कैमरा पे क्या हो रहा है, राइट? तो ये भी काफ़ी थोड़ी एक डेंजरस चीज़ हो जाती है। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इट इज़ नथिंग बट जो आपके खुद के सिस्टम्स हैं, आप अपने सिस्टम को ना यूज़ करते हुए, आपका सिस्टम खाली एक माध्यम हो जाएगा कि आप खाली एक वेबसाइट से डेटा जो है टू एंड फ्रो कर रहे हो। असली जो प्रोसेसिंग हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है, वो क्लाउड पे हो रही है, राइट? फिर क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी जो है हमारी बुनियाद है, इनफैक्ट हमारे जो साइबर सिक्योरिटी है, और जो भी हम लोग पेनिट्रेशन से जो बचाना चाहते हैं, ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, सीआईए जो हमारा ट्रायड था, उस सब के लिए क्रिप्टोग्राफी हमारा बेस है। क्रिप्टोग्राफी क्या है कि चीज़ों को हाइड करना प्लेन साइड में। जैसे हम लोग एक मैसेज को सीक्रेट बनाना चाहते हैं कि अगर मैं लिख रहा हूँ हाय, हाउ आर यू, बट ये एन्क्रिप्ट होके जाए, इसमें कुछ रैंडम नंबर्स जाएँ, ताकि खाली जब आपके पास वो मैसेज जाए, आप उसको डिक्रिप्ट कर सको कि अच्छा इसका मैसेज था हाय, हाउ आर यू। बट रास्ते में कोई और अगर चेक करेगा तो उसको नहीं पता चलेगा क्योंकि उसके पास वो अनलॉक, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए की ही नहीं होगी। तो क्रिप्टोग्राफी स्ट्रॉन्ग रखनी होती है, राइट? तो ये हमारा बेस है। अब एग्ज़ाम की बात करूँ, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बात कर ली सीईएच की, तो सीएच का एग्ज़ाम हमारा जब होता है तो उसमें 125 क्वेश्चन होते हैं, जो हमारा थ्योरी एग्ज़ाम है। प्रैक्टिकल में 20 क्वेश्चन होते हैं। 4 घंटे का हमारा थ्योरी एग्ज़ाम है, 6 घंटे का हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो आईलैब्स होगा प्रैक्टिकल में, यानी कि आपको एक लैब भी दी जाएगी, जहाँ आप काम करोगे। एमसीक्यू हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, राइट? टेस्ट डिलीवरी आपकी, आप ये जो आपका वीयूई यानी कि पियर्सन के जो आपके टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं, उसमें जाके होगा। आजकल जो है ऑनलाइन का भी ऑप्शन होगा आपके पास, अगर आप चेक करोगे जाके, आप इसको ऑनलाइन भी दे सकते हो। फिर अवेलेबिलिटी तो इनकी आईलैब्स जो होंगी उसी पे होगा, आपको ये आपके खुद के सिस्टम पे नहीं होगा। एग्ज़ाम प्रीफिक्स अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पासिंग स्कोर ये लोग खुद डिसाइड करते हैं, बट अगर कॉस्ट की बात करें तो ये आपको जो सीएच का एग्जाम होता है अराउंड 1199, यानी कि करीब करीब 1200 डॉलर्स का पड़ता है, राइट? तो रफली ट्रांसलेट करोगे तो दिस इज अबाउट 40-50,000 आई थिंक इन इंडियन रुपीज। तो ये हमारा सीईएच है। अब जॉब स्कोप की बात करें जाए, अब क्योंकि इतना हम लोगों ने कोर्स के बारे में जान लिया है और सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है कि यार ये सर्टिफिकेशन होती है। मैं आपको नाम दिए थे कुछ, अगर आपको रिसर्च करनी है आप उन सर्टिफिकेशन पे जाकर भी रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैंने खाली सीएच पे फोकस रखा है, क्योंकि सीएच आपका जो एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो सबसे अच्छा रहेगा आपका सीएच के लिए। कि आप जब सीएच कर लोगे तो आगे आपके रास्ते काफी खुल जाते हैं। ये जो जॉब स्कोप देख रहे हैं हम लोग को इतने सारे, ये सारे सीएच के थ्रू ही आ रहे हैं। इसमें आप कोई से भी रोल, बाकी आपको ऐसे नहीं कि सीएच आप कुछ भी कर सकते हो। सीएच के साथ कभी कॉम्प्लीमेंटिंग आपकी क्या जो है, कोई और डिग्री है या क्वालिफिकेशन है या आपका कोई स्किल है, उसकी बेसिस पे आप अलग अलग जॉब ले सकते हो। जैसे यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर है, नेटवर्क का आपको जो नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी को इंजीनियर कर रहे हैं, राइट? आई थिंक नेम सफिशिएंट है। SOC सिक्योरिटी एनालिस्ट है। SOC हमारा जो सिक्योरिटी देखते हैं लोग, जो पूरी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, वो सब करते हैं, तो उनका एनालिस्ट है। सिक्योरिटी एनालिस्ट है, या नेटवर्क इंजीनियर है हमारा, राइट?
नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर और नेटवर्क इंजीनियर फर्क है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी पे फोकस कर रहा है, नेटवर्क इंजीनियर जो है आपका नेटवर्क इन जनरल उसको डिवाइस करना है कि यार नेटवर्क कैसा होना चाहिए, क्या टोपोलॉजी होनी चाहिए, कौन सी डिवाइसेस किस राउटर से कनेक्ट होंगी या कौन से स्विच से कनेक्ट होंगी, फायरवॉल कहाँ लगेगी, कौन सी फायरवॉल लगेगी, वो सब नेटवर्क इंजीनियर देख रहा है। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर क्या देख रहा है, वो चीज़ सिक्योर है कि नहीं है, फायरवॉल के रूल्स क्या है, फायरवॉल अप टू डेट है कि नहीं, एंड सो ऑन। मैनुअल एथिकल हैकर या सीनियर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, राइट, ये कंसल्टेंट का काम है। मैनुअल एथिकल हैकर जो है आपका कि जैसे हम लोग पेन टेस्टिंग वगैरह करते हैं वैसे ही लोग हायर भी करते हैं लोगों को कि यार हम लोग सिस्टम बनाएंगे, सिक्योर करेंगे, तुम इसमें हैक करके देखो। तो एक आपके इन हाउस हैकर होगा जो कि चेक कर सकता है उसकी उसकी वल्नरेबिलिटीज को, और फिर उसकी बेसिस पे ये लोग आगे इनपुट्स देंगे जो आपके सिक्योरिटी इंजीनियर और नेटवर्क सिक्योरिटी आपके जितने भी लोग देख रहे हैं उसको फुलफिल कर लेंगे। या फिर जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर है। आप सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर शायद सिर्फ सीएच से नहीं बनोगे, उसके आगे आपको एडवांस कुछ करनी पड़ेगी, राइट। यानी कि इस मतलब क्या है जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर का, कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो बट आपकी रिपोर्ट्स जो भी बनेंगी वो किसी और सीनियर के पास जाएंगी, जाके जो उसको देखेगा, स्टडी करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड करेगा। ऐसे ही और भी हमारे सोल्यूशन आर्किटेक्ट है या साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, राइट। कंसल्टेंट क्या है कि लोग उससे जो है कंसल्ट करते हैं कि यार सिक्योर कैसे करें, वो आपको जो है हेल्प करेगा, गाइड करेगा, पॉइंटर्स देगा कि यार मार्केट में अब ये सिस्टम चल रहे हैं, ये वाले फायरवॉल चल रहे हैं, आप ये चीज़ लगाओ, ये वाला सिस्टम पे मत जाओ, ये सिस्टम इतना सिक्योर नहीं है, आप अपने सर्वर्स पे ये वाला सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रन करो। अब जैसे नए नए लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आते रहते हैं, अभी रिसेंटली एक सेंट ओएस या आपका रॉकी ओएस, दोनों लिनक्स बेस्ड है, ये जो है लॉन्च हुए थे, कितने सेफ हैं, कौन से वर्जन में इनको रखना चाहिए, ये सब हमारा कंसल्टेंट बताने वाला है। सिक्योरिटी कंप्लायंस एनालिस्ट क्या होता है, ठीक है, फिर वो कंप्लायंस यानी कि हम लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको पासवर्ड का बताया था ना कि पासवर्ड रोज चेंज होता है किसी कंपनी में, तो वो एक पॉलिसी है। सेम वे कि आपका पासवर्ड कितना बड़ा होना चाहिए, आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसको जो है शेयर कर सकते हो, किसका शेयर नहीं कर सकते हो, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। मान लो अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव होती है तो पेन ड्राइव आपका नाम लिखा होना चाहिए, उस पर आपका जो है एम्प्लॉय कोड लिखा होना चाहिए कि आप उसको अनऑथराइज पेन ड्राइव को यूज ना करो, ताकि ये सब पॉलिसीज है। तो सिक्योरिटी कंप्लायंस एनालिस्ट जो है कंप्लायंस देखेगा कि जो सारी पॉलिसीज हमने सेट करी है अपनी कंपनी के लिए, उसको कंप्लायंस कैसी है, लोग फॉलो कैसे कर रहे हैं, उसकी वजह से रिपोर्ट बनाएगा, ताकि कंपनी का एक ग्रेडिंग हो सके कि कंपनी इतनी तैयार है थ्रेट्स को डील करने के लिए। टेक्नोलॉजी रिस्क एंड साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, राइट, यहाँ पे ऑडिटिंग है, यानी कि वो जैसे एक आपने यार्डस्टिक बना दिया, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि कंपनी कितनी सिक्योर है, तो उसको ऑडिटिंग चल रही है, क्या क्या चीजें हैं, इनके फायरवॉल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो अवेयर है कि नहीं, सोशल इंजीनियरिंग अटैक के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं, या फायरवॉल कितने अटैक सस्टेन कर सकती है, कितना लोड ले सकती है, कितने सर्वर्स उन्होंने बैकअप पे रखे हुए हैं, रैंसमवेयर के लिए लोग प्रिपेयर्ड है कि नहीं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे उसका ऑडिटिंग होगी। अब उसी के आगे जैसे यहाँ तक हमारे ये आप इसको सोचो कि ये हमारे यहाँ से बेसिक्स हैं, राइट। इसके आगे थोड़ा सा एडवांस है, साइड जो हमारे लेफ्ट साइड पे है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, इन्फोसेक एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये सब हमारे थोड़े एडवांस्ड होते होते जा रहे हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एनालिस्ट, साइबर डिफेंस एनालिस्ट, आईटी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है कि उसका एडमिनिस्ट्रेट करना है, सिक्योरिटी जो चल रही है वो अप टू डेट चल रही है कि नहीं चल रही, सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं, उसमें क्या पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं, क्या उसमें सारी चीज़ अप टू डेट है या नहीं, नेटवर्क में जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो ठीक से कनेक्टेड है या नहीं, अगर उसको कोई और आपने जो है बताया था कि ये वाला डिवाइस जो आपको इसी पोर्ट पे कनेक्ट करना है, उसने किसी और पे कनेक्ट कर रखा है, तो इसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है यहाँ पे ये चीज़ ठीक हो रही है कि नहीं। तो ये हमारे जॉब स्कोप्स हो गए सीईएच के लिए, राइट। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हमने एक काफी अच्छे से इंट्रोडक्शन लिया सीईएच का, यानी कि साइबर आपका सर्टिफाइड एथिकल हैकर का। उसके अलावा हमने एथिकल हैकिंग के बारे में काफी सारी बात करी, एथिकल हैकिंग क्या होती है, उसके क्या टाइप्स हैं, राइट, और साइबर सिक्योरिटी इन जनरल क्या चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई एलियन सब्जेक्ट है कि क्या हो गया एकदम से, राइट। हैंड इन हैंड चलता है, नेटवर्किंग के साथ साइबर सिक्योरिटी चलती, मतलब आपकी एथिकल हैकिंग चलती है, और साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये सब चीजें आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली एक ही साइड जाना है, अगर आपको इंटरेस्ट नेटवर्किंग की साइड ज्यादा आता है उस साइड भी जा सकते हो। हम लोग जब एथिकल हैकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस वर्कशॉप में हम लोग एथिकल हैकिंग पे फोकस करने वाले हैं। सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोस क्वेश्चंस। My side is clear, sir. Thank you. थैंक यू सुप्रिया। Yeah.
Sir, I have something to ask. Yes, Saurabh, ask. Yeah. Sir, एक्चुअली आपने बोला कि साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग दोनों साथ साथ चलते हैं, राइट सर? Right. बट दिस इज द एरा ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सो द इंटायर मार्केट, जो नेटवर्क का मार्केट था वो क्लाउड पे शिफ्ट हो चुके हैं. सो Right. नेटवर्किंग आज भी उतनी इम्पोर्टेंट है या फिर लाइक व्हाट्स योर बिल्कुल, अगर आप सोचोगे तो क्लाउड अपने आप तो चल नहीं रहा है ना, क्लाउड को भी कोई चलाने वाला होगा. Somebody is running the cloud, somebody is making sure that the systems in the cloud are secure. ऐसा तो नहीं है कि क्लाउड बाद में है, एक्चुअली कहीं पर उनके सर्वर जो उनके डेटा सेंटर्स हैं पूरा, इनफैक्ट उनका जो इनको क्या बोलते हैं, शायद फॉरेस्ट या डेटा फॉरेस्ट ऐसा कुछ बोलते हैं, जिसमें कि उनके सारे डेटा प्लांट्स हैं. तो उसमें क्या है कि वो उस सिस्टम को भी सिक्योर रखना है, तो आपकी जो नेटवर्किंग है वो देखेगी कि यहाँ पे नेटवर्क सारा सिक्योर है कि नहीं, फायरवॉल्स है कि नहीं, और उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग वहाँ पे भी होती है कि क्लाउड पे. बस ये है कि आपने शिफ्ट कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब मान लो मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, तो ये सारी कि मुझे एक हायर करना पड़ेगा नेटवर्किंग के लिए बंदा, मुझे हायर करना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी के लिए बंदा, पेन टेस्टिंग के लिए या रिस्क मैनेजमेंट के लिए. तो वो सब ना करते हुए मैंने क्लाउड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जैसे अगर गूगल है या आपका अमेजोन है या माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये सारे जो है मेरी सिक्योरिटी देखेगा, मेरा डेटा मुझे अवेलेबल मिलेगा हर जगह. तो अब मैं खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट किया, बट देन लोगों की जरूरत अभी भी वहाँ पे है. बट सर, जो जॉब वैकेंसी जो पहले आया करती थी, उसमें तो बहुत ज़्यादा कमी आ गई होगी ना मार्केट में. लाइक पहले हर कंपनी को चाहिए होता था, बट अब क्या है कि सारी कंपनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे रिलायबल है. तो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है बस उनके पास ही वैकेंसी है, राइट सर? देखो, ये एक ट्रेंड है. अब जैसे मशीन लर्निंग आ रही है, तो वैसे भी इंसानों के रोल थोड़ा थोड़ा करके ये थोड़ा सा कम होता चला जाएगा. बट देन ये तो आप बात अग्री करोगे कि मशीनें इंसानों से ज्यादा स्मार्ट नहीं, क्योंकि अगर आप सब कुछ मशीनों पे छोड़ दोगे तो लोग इंसान ज्यादा लूपहोल निकाल लेगा. पहली बात ये. दूसरा, आप जैसा बोल रहे हो ना कि सब लोग जो है धीरे धीरे करके क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्लाउड को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, वहां वैकेंसीज भी बढ़ेंगी. राइट. लोगों की डिमांड तो उतनी है ना, तो सर्वर भी उतने हिसाब से बढ़ने चाहिए. चाहे आपका खुद का सिस्टम यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको क्लाउड का सिस्टम यूज करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए वहां पे भी लोग तो चाहिए होंगे ना. ऐसे तो नहीं कि एक बंदा जो है पूरे पूरे क्लाउड को सिक्योर कर लेगा. वहां वो लोग एक्सपैंड करेंगे, ज्यादा नए सर्वर्स लगाएंगे. अब क्या है कि अगर मुझे क्लाउड को एक्सपैंड करना है और क्लाउड मुझे चाहिए कि सबको अच्छे से अवेलेबल है, तो मुझे हर जगह, यानी कि इंडिया में भी कई सारे सर्वर्स होंगे, यूएस में कई सारे सर्वर्स होंगे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग सर्वर्स लगाने वाला हूँ. राइट. तो अलग अलग जगह को सिक्योर भी करना पड़ेगा. तो एम्प्लॉय ऐसा नहीं है कि वैकेंसी. हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, क्योंकि पहले हर कंपनी को चाहिए था, अब हर कंपनी इस चीज को ऑप्ट नहीं कर रही है. बट लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं, यानी कि खुद, जब मैंने ग्रे हैट हैकर की बात करी थी, जो बग बाउंटी करते रहते लोग की कंपनी के साथ जुड़े नहीं है, बट उसको जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके उसके बदले बाउंटी लेते हैं. सर, AWS जो है वो अकेला पूरे वर्ल्ड के मार्केट को क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर डोमिनेट. सकता है, उसके लिए कैपेबल है वो, राइट सर? तो AWS उतनी सारी वैकेंसी लेकर के आएगा जितनी वैकेंसी पहले एक पर्टिकुलर कंपनी दिया करती थी. लाइक हर कंपनी के अंदर वैकेंसी आया करती थी, बट अब अगर लेट्स अज्यूम करते हैं कि AWS ही पूरे मार्केट को क्लाउड सर्विस दे रही, तो अब तो सिर्फ जितने भी इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए होंगे, वो AWS को ही चाहिए होंगे, क्योंकि पूरे मार्केट को ही हैंडल कर रहे हैं. तो क्या वो उतनी वैकेंसी ला पाएगा जो पहले पर्टिकुलर हर कंपनियां लेकर के आया करती थी? अगर साफ शब्दों में बोले तो शायद ना, क्योंकि आपने जो पॉइंट लिया है वो वही सेम पॉइंट है कि यार हर एक कंपनी पहले अलग अलग अपना पूरा स्टाफ हायर करती थी, अब वो चीज़ नहीं होगी. क्लाउड में इतने सारे लोगों की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि हर कंपनी के मुकाबले जो है वो वैकेंसी जनरेट कर सके. तो हाँ, वैकेंसी उतनी नहीं होगी. इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूँ, अगर आप खाली जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करें, बट इसमें और भी डोमेन्स है ना बेटा. जैसे आपके रिस्क कंप्लायंस वगैरह होती है, वो तो पॉलिसी हर कंपनी को बनानी ही पड़ती है, और वो भी आप साइबर सिक्योरिटी के थ्रू ही जाते हो. अगर आप कोई बंदा आउटसाइडर लेके आओगे जिसको नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों की, जो जैसे मान लो CH नहीं करा या उसको नेटवर्किंग का नहीं पता, तो वो क्या पॉलिसी बनाएगा. उनको भी नॉलेज तो ये सर, खाली चेंज हो रहा है. ब्लू टीमिंग में जाना, लाइक वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगते हैं, बिगिनर को तो लेते नहीं है. एंड आप रिस्क कंप्लायंस की बात कर रहे हो तो फ्रेमवर्क डिजाइन करने बिगिनर्स के को तो लिए कहीं किसी भी फ्रेशर को तो हायर बिगिनर्स को तो करेगी नहीं. कहीं भी बिगिनर्स को तो हम लोग आपको थोड़ा शुरू में हम लोग को सबको स्ट्रगल करना पड़ता है. बिगिनर्स को ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग को हर जगह जो है सीधा हॉट शॉट बन जाओगे आप, अनलेस आपका बहुत ही एक्सेप्शनल स्किल हो. तो राइट वो सर. तो शुरू हम लोग हमेशा स्क्रैच से करते हैं, और इसमें बस मेहनत करते रहो. ये मत सोचो कि यार इसमें स्कोप नहीं है, क्योंकि स्कोप ऐसे देखोगे तो हर जगह जो है वैकेंसी बहुत कम ही है. UPSC भी देखोगे तब भी आपको लगेगा कि यार सीटें तो बहुत कम निकलती हैं, लोग भरते बहुत सारे हैं. तो कंपटीशन हर जगह है. आपको बस अपनी मेहनत करो, स्किल्स बढ़ाओ, और इंशाल्लाह
कहीं अच्छा ही करोगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम सौरभ। सर मुझे एक क्वेश्चन है सर। हेलो। हु स्पीकिंग? हाय हाय रोज। यस। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ कि मैं करंटली बीटेक 4th ईयर पे हूँ, ठीक है। तो ये सब सीखने के बाद में जॉब मुझे कैसे मिलेगा? मतलब कि ऑन कैंपस तो ये सब साइबर सिक्योरिटी कंपनीज नहीं आते हमारे कॉलेज पे। तो अगर मुझे कोई जॉब चाहिए ये सब पोस्ट में तो कैसे मिलेगा? तो आपके जो, अगर आप बोल रहे प्लेसमेंट के लिए कोई नहीं आता है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि यार हम लोग अपने आप को बेहतर बनाना है। अब जो आपका टाइम होता है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो? खाली अगर आप कॉलेज में फोकस करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि हर कोई वही कर रहा है। आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा। लोग सर्टिफिकेशंस करते हैं, लोग अलग अलग कोर्सेज करते हैं साइड बाय साइड, लोग इंटर्नशिप्स करते हैं, जिसके थ्रू आपका सीवी बिल्ड होता है। राइट। आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हो। तो जब आप कहीं बाहर जाओगे तो आपका ये नहीं होगा आप फ्रेशर हो, आपने काम किया हुआ है, आपने पहले इंटर्नशिप करी है या काम किया है, उसकी बेसिस पे आपको जॉब्स मिल जाएंगी। राइट। तो जैसे पहले होता था, सब कुछ इतना स्ट्रीमलाइन होता था कि आप कॉलेज से निकला आपको जॉब मिल गई। अब चीजें थोड़ी ज्यादा कंपेटिटिव हो रही हैं। माना कि नहीं फील्ड है, बट इस फील्ड में भी अब कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जिससे कि आप बाकी लोगों से थोड़ा अलग निकल सको। और वो बेस्ट तभी होता है जब आपका जो इंटरेस्ट है, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, आपको जिसमें पैशन है, आप उसको फॉलो करोगे अच्छे से, उस चीज में आप डेप्थ में जाओगे, ताकि आप बाकी लोगों से अच्छा कर सको। क्योंकि अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ना कि यार एक मछली को हम उड़ने के लिए नहीं टेस्ट कर सकते, तो अगर आपकी इंटरेस्ट मान लो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में है, तो आप उसी में जाओ। आप ही जो है नेटवर्किंग वगैरह के ऊपर अपना जो है टाइम मत वेस्ट करो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको खाली। हो सकता है आपको साइबर सिक्योरिटी, आपको पेन टेस्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो फिर आप बाकी चीजों में जो है मतलब नॉलेज रखो, बट स्पेशलाइज करो, जिस चीज में जाओ उसमें बहुत अच्छे से करो। मतलब कि मुझे ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ेगा, मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे जैसे कि आपने इंटर्नशिप दे बताया रहा है। प्लेसमेंट के लिए नहीं आता है, तो हाँ, आपको प्लेसमेंट का अगर के डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो आपको बाहर चीजें देखनी पड़ेंगी, अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे आप चाहे लिंक्डइन इंटर्नशिप जैसी के लिए कंपनी। ट्राई करना पड़ेगा मुझे कि कहीं पे इंटर्नशिप है जॉब को, ये राइट। सब मुझे ट्राई करना राइट। पड़ेगा ना। राइट, आपको खुद से करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग वाइंड अप करते हैं। राइट। एंड हम लोग कल फिर से मिलेंगे एंड विल कंटिन्यू आवर डिस्कशंस। राइट। थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। Thank you, sir. यू वेलकम। थैंक यू सर। यू वेलकम। Thank you. यू वेलकम।